हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नेपाल राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो नीलम धुंगाना तिमसिना को नियुक्त किया गया। फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में 2025 की पहली तिमाही में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बालाजी नुतलापड़ी को नियुक्त किया है। ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो सतीश चावला को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य में जीपी दृष्टि पहल शुरू की गई है? तो यह पहल गुजरात में शुरू की गई है। एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सोहिनी राजोला को नियुक्त किया गया। नोलन गुड संदेश और बारुईपुर अमरूद किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। हाल ही में युवा एथलीटों के लिए किसने खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है? तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने युवा एथलीटों के लिए खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है। पद्मश्री से सम्मानित राज साहेब पांडे का हाल ही में निधन हो गया। वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से संबंधित थे? तो वह राई लोक नृत्य से संबंधित थे। हाल ही में मिजोरम में कौन सा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान मिजोरम में शुरू किया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार राजेश उन्नी को प्रदान किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार यह फ्रेंड्स समुद्र के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है, जो देश के समुद्री विकास में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स हर साल 5 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समुद्र के क्षेत्र में निरंतर योगदान दिया है। अब सिनर्जी मरीन ग्रुप की बात करें फ्रेंड्स, तो यह एक वैश्विक जहाज प्रबंधन कंपनी है जो 14 देशों में 29 कार्यालयों के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी फ्रेंड्स 700 से अधिक जहाज़ों के बेड़े का प्रबंधन करती है, जिसमें एलएनजी, एलपीजी, कंटेनर जहाज, तेल और रासायनिक टैंकर, कार वाहक और थोक वाहक शामिल है। तो आप लोगों को इस पुरस्कार का नाम जरूर याद रखना है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। यह किसे प्रदान किया गया? तो सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को यह प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ओके, अब 2025 में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो मृदुलिका झा को पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। गायत्री स्पिवक को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीधर मित्ता को अग्रणी प्रौद्योगिक नवाचार और उद्यमिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान के लिए 2025 का गोल्डन मरकरी अवार्ड दिया गया। जयश्री वेंकटेशन प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी। लियू जियाकुन ने प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता। साधु भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को वर्ष 2025 का एबिल पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुभवी मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है?
तो इस पद के लिए विरल दावड़ा को नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने विरल दावड़ा को अपना नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने सुनील गर्ग का स्थान लिया है, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। अच्छा, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल हैं और वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ सुंदर रामन राममूर्ति हैं। अब हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष एन गणपति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया। अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा यह 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा? तो यह उड़ीसा में बनाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उड़ीसा के पारादीप में एक विश्व प्रसिद्ध पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की है। इस संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 61,077 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और यह फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है। यह परियोजना राज्य भर में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। अब कहाँ पर इसे स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा के पारादीप में। अब बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 ईस्वी में हुई थी। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अरविंदर सिंह शाहनी है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह कंपनी फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महारत्न कंपनी है। और इसके मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मार्केटिंग, पाइपलाइन परिवहन और अन्वेषण और उत्पादन करना इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिमालयी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में नथाटॉप में देश का पहला हाई एल्टीट्यूड जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक केंद्र फ्रेंड्स समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो हिमालय की उच्च ऊंचाई में स्थिरता और जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन यह करेगा। और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जम्मू कश्मीर वन विभाग और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त परियोजना है। अच्छा फ्रेंड्स, भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना यह गुजरात के जामनगर में से किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब हैदराबाद में बनाया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की गई है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड में किया गया। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। महाराष्ट्र में देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? तो इसे जापान ने बनाया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया है, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के एरिडा सिटी में केवल 6 घंटे से भी कम समय में इसे स्थापित किया गया था। 1948 के एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह अब एक नया हासुशिमा स्टेशन सिर्फ 6 घंटे में बनाया गया। स्टेशन का नाम क्या है? तो हासुशिमा स्टेशन है। और इसे कितने समय में बनाया गया? तो 6 घंटे से कम समय में बनाया गया। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने। और कहाँ पर बनाया है? तो अरेडा सिटी वाकायामा प्रीफेक्चर जापान में से बनाया गया है। ओके, अब भारत के पहले से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का मसाली गांव बना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान यह बेंगलुरु में बनाया जाएगा। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे नई दिल्ली में बनाया जाएगा। भारत ने पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया है? तो चेन्नई में स्थापित किया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? तो ये IIT मद्रास में तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया DGP नियुक्त किया गया है। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने अभय कुमार का स्थान लिया है। और इस नियुक्ति से पहले फ्रेंड्स सीमा अग्रवाल यह नागरिक आपूर्ति के DGP के पद पर इन्होंने कार्य किया है। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाची कर बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 26वें महानिदेशक परमेश सिंह मणि बने। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के 3रे महानिदेशक आशीष खन्ना बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर बनी। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा बने। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बने। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG संजय मूर्ति बने। RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने। मेमून आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगड़िया बने। और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार बने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस हर साल 11 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य अंधेरे और स्तन वाली महिलाओं के लिए मातृ स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता फैलाना है। और यह दिवस फ्रेंड्स महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती का प्रतीक है। और व्हाइट रिबन लायंस कंपनी ने इस दिन को मनाने की पहल की थी और पहली बार इस दिवस को सन 2003 में मनाया गया था। अच्छा, वर्ष 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व पार्किंसंस दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है, जो पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह दिन फ्रेंड्स डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने वर्ष 1817 में इस दिन जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थिति का पहली बार
विस्तृत वर्णन किया था। उसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अब अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह फ्रेंड्स बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, आप लोगों को पीडीएफ में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, बास्केटबॉल यहाँ पर मान लीजिए रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1969 में अर्जुन पुरस्कार विजेता कापड़ी के भारतीय बास्केटबॉल में योगदान को व्यापक रूप में मान्यता मिली थी। तो अभी हाल ही में इनका मृत्यु हुई है, कितनी वर्ष की आयु में? 83 वर्ष की आयु में, और इन्हें 1969 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? तो यह फ्रांस देश में स्थित है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपने नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। बस इतना ही आप लोग इसको जानते रहिए। ओके, तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।